सो फार हमने थ्योरी को डिस्कस किया अभी तक, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन अभी हमने टच नहीं किया। अब ये लास्ट डे निकल के आ रहा हमारा, लास्ट डे ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, फ्रॉम मंडे, ठीक है। हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, लेकिन आज थ्योरेटिकल पार्ट में को क्या पेंडिंग रह गया उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा आज का टॉपिक निकल के आ रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये टॉपिक का नाम है मेरा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है, टॉपिक के नाम से मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी, मतलब व्हेनेवर किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है, देन दैट कंडक्टर स्टार्ट हीटिंग अप, ठीक है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। राइट नाउ अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, ठीक है। आप अभी अपने रूम में फैन देख रहे होंगे, फैन मूव कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है फैन, ठीक है। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम कंटिन्यूसली रोटेशन के बाद फैन हीट प्रोड्यूस करनी शुरू कर देता है, ठीक है, गर्म हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो फैन के अंदर का मटेरियल, जो वायर हमने यूज किया है, वायर मटेरियल हमने जो उसमें यूज किया है, लो रेजिस्टेंस का यूज किया, बिकॉज फैन के केस में हमने क्या लेना है, हमें फैन रोटेशन में चाहिए, वी वांट फैन शुड बी रोटेटेड, ठीक है, रादर देन टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है। उसमें मेन मोटिव हमारा क्या है कि रोटेशन इज द मोटिव, कि वो रोटेट करे, ठीक है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस ना हो, मैं ये नहीं चाहता उसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो, लेकिन फिर भी होता क्या है कि कंटिन्यूसली मूव करने पर फैन के अंदर हीट प्रोड्यूस होती ही होती है। लेकिन हमने क्या हुआ, हमने एक ऐसे मटेरियल फैन के अंदर यूज किया है, ठीक है, जिसके कारण अपनी तरफ से हम श्योर करके चलते हैं, वी ट्राई टू मेक श्योर कि फैन के अंदर हीट कम से कम प्रोड्यूस हो। वेयर एज जो अप्लायंसेस में, फॉर एग्जांपल हीटर, ठीक है, आयरन, ठीक है, जो हम इसे इलेक्ट्रिक आयरन कह देते हैं इसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, ओवन, ठीक है, ये मेरे ऐसे मटेरियल्स निकल के आ रहे हैं, इनके बीच में मुझे हीट मोटिव मेरा निकल के आ रहा है। अब ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं जिनमें हीट इज द मोटिव, अब नोट कर लो, हीट इज द मोटिव, उनमें हम जो वायर्स यूज कर रहे हैं हाई रेजिस्टेंस के वायर्स यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइक्रोम वायर को यूज किया जाता है, नाइक्रोम वायर को पेपर में आता है क्वेश्चन, टीचर्स पूछते हैं वाई नाइक्रोम वायर, ठीक है, लिख लो वाई नाइक्रोम वायर is used as heating element, हीटिंग एलिमेंट मतलब जहां पर यूज, रीजन उसका क्या लिखना है, बिकॉज नाइक्रोम हैज हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज नाइक्रोम हैज हाई रेजिस्टेंस, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, हाई निकल के आ रहा है। और जहां पर मेरा हीट इज नॉट द मोटिव, ठीक है, फॉर एग्जांपल फैन के अंदर मेरा हीट मोटिव नहीं निकल के आ रहा है, फैन के अंदर मेरा रोटेशन मोटिव निकल के आ रहा है, वहां पर मैं नाइक्रोम वायर यूज नहीं करूंगा। सो कहीं ना कहीं सारी डिस्कशन में हमें यह पता चला कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब हीट का कुछ ना कुछ रिलेशन किसके साथ निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस के साथ निकल के आ रहा है। कैसे निकल के आ रहा है, ग्रेटर द रेजिस्टेंस, ठीक है, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, ग्रेटर इज द हीट, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी मटेरियल का उतनी ज्यादा उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। ये सारी डिस्कशन में मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक बार और नोट करके चलिए, आप अपनी सराउंडिंग्स में देखिए, ठीक है, जितने भी हैवी अप्लायंसेस हैं,
हैवी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक है, दैट आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट, कंज्यूम लार्ज करंट भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं ऐसे अप्लायंसेस। तो मतलब हमारी डेली लाइफ की जो रूटीन निकल के आ रहा है, जो डेली लाइफ के अंदर हमने बातें सीखी हैं, वो डेली लाइफ की बातों को यूज करके हम फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हीट एनर्जी जो करंट के कारण प्रोड्यूस होती है, कि उनके कौन कौन से फैक्टर्स निकल के आ सकते हैं, उनके कौन कौन से फैक्टर्स निकल के आ सकते हैं, हम वो सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से मेरा पहला फैक्टर आपके सामने मैंने लिखी हुई है, ये मेरा पहला फैक्टर निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरा दूसरा फैक्टर निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरा दूसरा फैक्टर निकल के आ रहा है। आप अपने घर में ही देख लो उठा के, ठीक है। अब आप अगर एसी की बात करो, राइट नाउ आपके घर में एसी चलना शुरू हो गया होगा, ठीक है। अब एसी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करता है, ठीक है। अब आपको बोलोगे यार नहीं यार, एसी हीट एनर्जी थोड़ा ना प्रोड्यूस करता है। एसी ऑल्दो, ठीक है, एसी ऑल्दो अपने रूम को ठंडा करता है, लेकिन आप एसी के बाहर कंप्रेसर की तरफ जाके देखिए, वहां पर देखिए कितनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा। इट मींस एसी कहीं ना कहीं हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हीट एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, जो रूम के अंदर नहीं निकल के आ रही, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दैट, ठीक है, वो रूम को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हीटिंग एलिमेंट उसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाला हुआ है हमने, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कंज्यूम करके चल रहा है। इसी तरह से आप घरों में सर्दियों में अगर विंटर्स के सीजन में गीजर की बात कर लीजिए, गीजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, बार बार प्रोड्यूस निकल आता पता नहीं क्यों, ठीक है। रीजंस, अब यहां पर ध्यान से, कभी कभी तो इवन के आपके मतलब घर वालों ने, पेरेंट्स ने, किसी ना किसी ने, बड़े ने, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं टोका भी होगा कि भाई थोड़ा कम यूज कर लो, ठीक है, हीटर सर्दियों में कम यूज कर लो क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज्यादा निकल के आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ट्रेमेंडसली हाई। तो मींस मेरा पहला फैक्टर निकल के आ रहा है कि हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड ये दूसरा फैक्टर निकल के आ रहा है कि हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट वो प्रोड्यूस करने वाला, कंज्यूम करने वाला, ठीक है, जितना ज्यादा वो करंट कंज्यूम करने वाला, उतनी हीट एनर्जी वो क्या करेगा, प्रोड्यूस भी करके चलेगा, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी वो क्या करके चलेगा, प्रोड्यूस करके चलेगा। तो ये डेली लाइफ के डिस्कशन के साथ हमने हीट एनर्जी के कंसेप्ट को डेवलप करना शुरू किया धीरे धीरे, ठीक है। सिमिलरली एक और फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, एक और फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब टाइम इज द अदर फैक्टर, ठीक है। कितनी देर तक अप्लायंसेस इज इन वर्किंग मोड, ठीक है। टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस is used, ठीक है, then it means heat energy is also directly proportional to time। जितनी ज्यादा देर के लिए आप अप्लायंसेस को ज्यादा चलाओगे, उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी, उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इतनी ज्यादा मेरे क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये मेरे तीन फैक्टर्स निकल के आए हैं। अब ये तीन फैक्टर्स की हेल्प के साथ, ठीक है, मैं रिलेशन ऑफ हीट एनर्जी फाइंड करने वाला, या कह लो रिलेशन की जगह लिख लो फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी, ये लिख लो कॉपी पे, ये नोट्स में बना लो, फॉर्मूला फॉर द हीट एनर्जी, ठीक है।
अब बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट, ठीक है, वी शुड हैव ए प्रॉपर नॉलेज दैट एसआई यूनिट्स ऑफ वर्क इज जूल, whereas SI units of energy is also joule, ठीक है। तो it means work done which can be stored in a body is known as energy, ठीक है। एनर्जी कुछ भी नहीं है, वर्क डन नहीं है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एसआई यूनिट्स ऑफ वर्क भी क्या होते हैं, जूल होते हैं। एसआई यूनिट्स ऑफ एनर्जी भी क्या है, जूल ही है। सो वर्क डन को मैं सिंपल लैंग्वेज में, ये साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं मैं बोल रहा, ये सिर्फ एक बच्चे को समझाने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो बोल रहा हूं, ठीक है। वर्क डन which can be stored in body, ठीक है, is known as energy। मतलब जो काम सराउंडिंग में वेस्ट ना हो लेकिन बॉडी के अंदर स्टोर हो जाए, उसे क्या को बोलना शुरू कर देते हैं, एनर्जी बोलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी, आप सर्टेन हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को रख दो, उसके बाद उसी हाइट से उसे रिलीज करो, वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। वापस कैसे आ रहा है, क्योंकि पहले जो काम आपने उसके ऊपर किया था, जो वर्क डन उसे ऊपर ले जाने में किया था, ठीक है, वो वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर स्टोर हो गया था, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर स्टोर हो गया था, ठीक है। अब यही कंसेप्ट को दिमाग में लेके यूजिंग दिस कंसेप्ट, ठीक है, मैं यहां से एक फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूं, किसका, हीट एनर्जी का फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ करंट, ठीक है। अब वर्क डन की हेल्प के साथ निकलेगा। अब ये डिस्कशन में मुझे ये समझ में आ गया कि पहले मुझे वर्क डन निकालना, मुझे वर्क डन पता होना चाहिए, बाद में उस वर्क डन को मैं हीट एनर्जी कहना शुरू कर दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, इतनी सारी डिस्कशन के बीच में मुझे यह समझ में आ गया कि वी शुड हैव ए प्रॉपर नॉलेज ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कंसेप्ट या फॉर्मूला फॉर द एनर्जी, फॉर्मूला फॉर द एनर्जी, ठीक है। अब उसे डेवलप करते हैं, अब उसे डेवलप करते हैं, ठीक है। अब उसे डेवलप करने के लिए मैं एक फिगर के ऊपर आ रहा हूं, ये मेरा कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर को मैंने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये किसी बैटरी के साथ मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है, अगर आप किसी कंडक्टर को किसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो विद वी वोल्टेज, ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल्स, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो वहां से हमने वर्क डन की एक डेफिनेशन निकाली थी, वर्क डन की डेफिनेशन निकाली थी हमने वहां से, ठीक है। वर्क डन की हमने क्या डेफिनेशन निकाली थी, ठीक है। वर्क डन वाज के यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज को, ठीक है, यूनिट चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, यूनिट चार्ज मींस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से उठा के पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने के लिए जो काम करना पड़ा बैटरी को, वोल्टेज को, दैट इज नोन एज 1 जूल ऑफ वर्क, दैट इज नोन एज 1 जूल ऑफ वर्क। और वर्क कौन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस वर्क कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी, जैसे मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं ध्यान से सुनिएगा। हमने जब वोल्टेज का कंसेप्ट डेवलप करना था तो हमने ये बात वहां पर डिस्कस की थी, दोबारा डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं
वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज यूनिट चार्ज, ये बोल रहा हूं, दिस इज द वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से उठाकर, ठीक है, इस वे से नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में जो वर्क डन किया है, ठीक है, जो वर्क डन किया है, किसने वर्क डन किया हुआ है? वोल्टेज ने वर्क डन किया। वो वर्क डन किसने किया? वोल्टेज ने वर्क डन किया, ठीक है। वो वर्क डन हम यहां पर वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो वर्क डन को हम बोलते हैं 1 जूल। अगर एक यूनिट चार्ज को बैटरी उठा के लेके जाए, ठीक है, बैटरी उठा के लेके जाए फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, तो वो वर्क डन को बोलते हैं 1 जूल ऑफ वर्क। इन शॉर्ट वर्क डन की हमने पूरी डेफिनेशन को, आप वर्क डन की डेफिनेशन को पढ़ के देखिएगा तो वर्क डन की डेफिनेशन निकल के आती है Q इंटू वी। किसने काम किया है? V ने काम किया, तो ये आ गया V। काम किसके ऊपर किया है? चार्ज के ऊपर काम किया। चार्ज के ऊपर काम किया तो काम किसके, जिसके ऊपर काम होता है उसकी वैल्यू आ जाती है, तो वो किसके इक्वल निकल के आ रहा है? वर्क डन के ऊपर। हमने ये डेफिनेशन वोल्टेज का कंसेप्ट को डेवलप करने से पहले सीखी थी। अब क्लियर है जैशना? क्लियर है अब? हाँ जी सर। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलो, तो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, जहां पर कॉपी के ऊपर फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो वहां पर लिख लो इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे पास करंट का रिलेशन निकल के आया था Q अपॉन T। करंट का रिलेशन मेरे पास क्या निकल के आया था? Q अपॉन T। ये भी करंट की डेफिनेशन में से था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। यहां से मैंने Q की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, यहां से मैंने Q की वैल्यू निकाल दी। Q इज इक्वल टू क्या निकल के आया? I इंटू टी। तो ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 निकल के आया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 निकल के आया। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू होता है आई आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब पहली इक्वेशन क्या थी? ये लिख रहा हूं W इज इक्वल टू Q इंटू V। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो क्या करने वाला हूं? पुट 2 and 3 in 1। पुट 2 and 3 in 1, ठीक है। तो पुट करके चेक करते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट निकल गया, ठीक है। पुट करके चेक करते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट निकल गया। वर्क डन इज इक्वल टू Q की वैल्यू पुट की I इंटू टी, ठीक है। V की वैल्यू पुट की I इंटू R, तो वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है? I स्क्वायर R T। एंड मैं क्या लिख सकता हूं इनमें? दिस वर्क डन will be, लिख लो एंड में, this work done is converted into heat energy। therefore H इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? I स्क्वायर आर टी। ये मेरा रिजल्ट। हीट एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल निकल के आया? I स्क्वायर आर टी, ठीक है। अच्छा, अब सारा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, बिल्कुल बैकवर्ड जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था? हमने सबसे पहला अफेक्ट क्या बात की थी? रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा इफेक्ट की क्या बात की थी? करंट। तीसरे इफेक्ट की क्या बात की थी? टाइम, ठीक है। अब फॉर्मूले के अंदर भी देखिए मेरे पास क्या निकल के आ रहा है?
फॉर्मूला में भी करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब जो डेली लाइफ के डिस्कशन को हम आगे लेके गए थे, हमने आगे चल के मैथमेटिकली उस डिस्कशन का एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। सो फिजिक्स इज जस्ट, ठीक है, फिजिक्स यही है कि जो भी आप कर रहे हो उन्हें मैथमेटिकली जब आप एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हो, दैट इज नोन एज फिजिक्स। ठीक है, हमने फैन, एसी की हेल्प के साथ या गीजर की हेल्प के साथ डिस्कशन की थी कि वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है या अमाउंट ऑफ करंट कंज्यूम्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, या टाइम, जितना ज्यादा टाइम आप यूज करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमने जो फैक्टर्स डिस्कस किए थे ऑरली, अब वही फैक्टर्स को हमने मैथमेटिकली ड्राइव करके देख लिया। ठीक है, वही फैक्टर्स को हमने अब मैथमेटिकली ड्राइव करके देख लिया। ठीक है, यहां तक हो गया, तो अभी कंटिन्यू है, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ हीट एनर्जी निकाल देते हैं। मेरे पास रिजल्ट तो निकल के आ गया आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब अगर मेरे को अलग अलग फॉर्म्स के अंदर इसे देखना, ठीक है, तो वो क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर बात करें। ठीक है, मेरे पास रिजल्ट आया आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और अगर यहां पर आई की वैल्यू ओम्स लॉ के टर्म्स में पुट करता हूं तो ये इस तरह से निकल के आएगा। ये मेरी दूसरी फॉर्म निकल गया विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की हेल्प के साथ कर दिया। ओम्स लॉ में करंट निकल के आता है V अपॉन R, उसकी हेल्प के साथ सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा? सिमिलरली एक और फॉर्म है हीट एनर्जी की, हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई आर इंटू आई इंटू टी। यार ये आई क्या, V, ठीक है, ये कहां से निकल गया, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, पावर किसके इक्वल थी, कल किया था पावर I इंटू V इंटू आई, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, पावर इंटू टाइम। ये पावर की टर्म्स में हीट एनर्जी को डिवाइड, ये पावर की टर्म्स में हीट एनर्जी आ गई, पावर इंटू टाइम। तो मतलब हमारे पास न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स के बीच में पहले वाला रिजल्ट यूज होगा, कईयों में दूसरे वाला रिजल्ट यूज होगा, कईयों में तीसरे वाला रिजल्ट यूज होगा। तो वहां पर हमें अपना दिमाग खुला रखना है कि डाटा क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर, उस अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, फॉर्मूले की लर्निंग करो, क्रैमिंग मत करो। लर्निंग होती है अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है, क्रैमिंग होती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कि रट्टा लगा लिया बस। लेकिन रट्टे का फायदा क्या, नुकसान क्या निकल के आएगा, एग्जाम में जाके पता नहीं चलेगा फॉर्मूला कौन सा लगाना। एग्जाम में जाके यही नहीं पता चलेगा फॉर्मूला कौन सा लगाना। ठीक है, अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर अभी भी मेरा एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, कॉज ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, इतना तो डिस्कस कर लिया, इतना तो हमें मालूम ही है कि आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अगर वर्किंग में लेके आओगे तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसका हमने मैथमेटिकल रिजल्ट भी निकाल लिया, फैक्टर्स डिस्कस कर लिए थे, मैथमेटिकल रिजल्ट भी निकाल लिया। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि यार हीट एनर्जी प्रोड्यूस क्यों होती है। मैं हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूं, ठीक है, फैन है, फैन के अंदर मुझे हीट एनर्जी तो चाहिए ही नहीं है, हीट एनर्जी तो चाहिए नहीं, मुझे तो बस उसकी रोटेशन के साथ मतलब है, लेकिन हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही है। या आप इलेक्ट्रिक बल्ब को ही उठा के देख लीजिए, ठीक है, आपके रूम में ट्यूबलाइट लगी हुई है, कुछ भी उठा के देख लीजिए, ठीक है, ट्यूबलाइट तक या इलेक्ट्रिक बल्ब तक हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा, ठीक है, वहां पर मुझे हीट एनर्जी तो नहीं चाहिए ना, लेकिन हीट एनर्जी हर अप्लायंसेस कोई ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कम कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल वी हैव यूज्ड। अगर हाई रेजिस्टेंस मटेरियल यूज करोगे तो हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है, अगर लो रेजिस्टेंस हीट एनर्जी मटेरियल यूज करोगे तो हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस कर, लेकिन हीट तो प्रोड्यूस हो रही है ना,
तो व्हाट इज द कॉज ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, उसका कॉज क्या निकल के आ रहा है हीट एनर्जी का, ठीक है। अब हम वो डिस्कस करने लगे। अच्छा, इससे पहले ये डिस्कस करें, हमने एक डिस्कशन की थी कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। हमने कॉज ऑफ रेजिस्टेंस की एक डिस्कशन की थी इससे पहले, जब रेजिस्टेंस का कंसेप्ट डेवलप करना था तो हमने कॉज ऑफ रेजिस्टेंस का एक डिस्कशन की थी। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी कंडक्टर के बीच में, ठीक है, आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं, इस डायरेक्शन के अंदर क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इन सारे चक्कर के बीच में यहां पर कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव कर्नल्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। मैंने क्या बोला था, कर्नल्स बोला था उनको, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो। कर्नल्स क्या होते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग आपको याद हो तो मैंने Na पॉजिटिव बताया था आपको, हाउ Na पॉजिटिव इज प्रोड्यूस्ड। Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद जो आयन निकल के आ रहा है उसे कहते हैं Na पॉजिटिव। इसी को हमने नाम दिया था कर्नल का, इसी को हमने नाम दिया था कर्नल का, ठीक है। अब याद रखिएगा व्हेनेवर किसी कंडक्टर के बीच में, ठीक है, ये मेरा कोई ना कोई कर्नल पड़ा हुआ, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, ठीक है। ये भी पॉजिटिव कर्नल पड़ा हुआ है, ये भी पॉजिटिव कर्नल पड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव कर्नल्स पड़े हुए, ठीक है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है, ये बैटरी से निकल के आ रहा है, ये बैटरी ने इलेक्ट्रॉन दिया, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करेगा, इनके साथ क्या करेगा, कोलिजन्स करता हुआ जा रहा है, इसके साथ टकराया, ठीक है, फिर जंप करके इधर चला गया, इसके साथ भी टकराया, जंप करके इसके साथ भी टकराया, ठीक है। यहां पर अगर पॉजिटिव करना पड़ा हुआ है तो यहां पर भी करवाया, तो देयर इज कंटिन्यूसली collisions are occurring, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन कंटिन्यूसली अक्कर कर रही है, ठीक है। अब आप एक मिनट एक काम करिए, आप अभी घर में बैठे हैं, क्लैपिंग करके देखिए, आपके हाथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। व्हेनेवर दो मटेरियल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली, ठीक है, कोलाइड करते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स की जो कंटिन्यूस कोलिजन निकल के आती है, उसी कोलिजन को हमने नाम क्या दिया हुआ था, रेजिस्टेंस का नाम दिया हुआ, ठीक है। और यही कोलिजन हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है, यही एनर्जी क्या करती है, यही कोलिजन हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। आप क्लैपिंग करके देख लीजिए, या कभी ना कभी किसी ना किसी टीचर ने आपके कान के नीचे एक हाथ जरूर बजाई होगी, ठीक है। तो आप देखो, जब व्हेनेवर स्लैप अगर आपको पड़ी है तो कान गर्म हो जाता है, हुआ क्या वहां पर, कोलिजन अक्कर की है। सो यहां से आप सिंपल याद रख सकते हैं, मैं डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेके ये बातें समझा रहा हूं, ठीक है। आप ये बात याद रख रहे हैं, अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ कोलिजन्स, तो आप यही बोलेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर, नोट कर लो इस बात को, व्हाट इज द कॉज ऑफ कोलिजन, व्हाट इज द कॉज ऑफ कोलिजन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी अक्रॉस एक कंडक्टर में से जब पास करके जाए, देन देयर इज
देयर इज कंटिन्यूअस collisions of electrons with each other. This is the cause of heat energy. इसे कहते हैं cause of heat energy. This is the cause of heat energy. इसे कहते हैं cause of heat energy. ठीक है, ध्यान दो इस बात के ऊपर. दिस इज द कॉज ऑफ हीट एनर्जी. लिख लिया, नोट कर लिया. सारी डिस्कशन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फैक्टर्स को डेली लाइफ के एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कौन कौन से फैक्टर्स मेरे निकल के आ रहे हैं जिनकी हेल्प के साथ जो है हीट एनर्जी जिसके ऊपर डिपेंड कर सकती है. तो हमने फैक्टर्स निकाले थे कि रेजिस्टेंस करंट है, ठीक है, सिमिलरली टाइम निकल के आ रहा था, ठीक है. फिर हमने निकाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमें यह पता चला कि एनर्जी कुछ नहीं है, एनर्जी इज ए वर्क डन दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, ठीक है. तो वर्क डन की हेल्प के साथ हमने एनर्जी का कंसेप्ट डेवलप किया, ठीक है. वर्क डन की हेल्प के साथ हमने एनर्जी का कंसेप्ट डेवलप किया, ठीक है. वहां से मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल के वर्क डन का फॉर्मूला निकाला एंड दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. यहां से मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला, ठीक है. ये वेरियस ये वेरियस फॉर्म्स निकल के आई हीट एनर्जी की, अलग अलग फॉर्म्स. देन कॉज ऑफ हीट एनर्जी, हमने बाद में कॉज ऑफ हीट एनर्जी को डिस्कस किया. तो कॉज ऑफ हीट एनर्जी में हमें पता चला कि कोलिजन्स आर दी कॉज ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है. जो मटेरियल के अंदर कोलिजन्स अक्कर कर रही हैं दैट आर कॉज ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है. देन अगला 7वां टॉपिक मेरा निकल के आता है एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है. कि हीट एनर्जी एप्लीकेशन मतलब यहां पर एप्लीकेशन को ऐसे यूज ऑफ हीट एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी कह लो या तो यूज ऑफ हीट एनर्जी कह लो, ठीक है. तो वो मैं लिख नहीं रहा, आपके साथ सिंपल डिस्कस कर रहा हूं. सबसे पहले तो आप अपने घर में किचन से शुरू करते हैं. किचन में ओवन पड़ा हुआ, टोस्टर भी पड़ा हुआ, ये सारे के सारे किसके ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं. वहां पर उसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो उनकी हीट एनर्जी यूटिलाइज की जाती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस या इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है. ये मेरी पहली एग्जांपल निकल के आ गई. देन सिमिलरली इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है. आप इलेक्ट्रिक बल्ब्स आजकल तो चलो बल्ब्स इतने ज्यादा हम यूज नहीं कर रहे, एलईडी लाइट्स को यूज करना शुरू कर दिया हमने आजकल, ठीक है. बट ऑल दीज आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी. अब आप जब कभी वैसे डेंजरस है, ध्यान से करिएगा, लेकिन गलती से कभी अगर किसी बल्ब को जिसे अभी अभी ऑफ किया हो टच करके देखिएगा, इतना गर्म होता ना उसका सरफेस, कांच का सरफेस है उसका, लेकिन इतना ज्यादा गर्म हो चुका होता है कि आपके हाथ की उंगलियां सड़ जाएंगी अगर आपने उसे टच कर लिया, ठीक है. अब उसके अंदर होता क्या, बल्ब के अंदर अगर फिलामेंट देखें, ठीक है, ध्यान रखिएगा. ये एक मैं छोटा सा बल्ब तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं. ये एक बल्ब है एक तरह से, ठीक है. ये बल्ब के ऊपर ही है, इस तरह से कवरेज होती है कि आप उसे फिट कर सको. अब बल्ब के अंदर यहां पर, ठीक है, इस तरह से एक वायर होती है. अब ये वायर को कहते हैं टंगस्टन फिलामेंट. ये टंगस्टन फिलामेंट क्या करती है, लाइट एज वेल एज हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है. कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं एग्जाम में, जनरली टीचर्स पूछते हैं, लिख लो व्हाट आर दी, ऐसे लिख लो व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ टंगस्टन फिलामेंट यूज्ड इन दी इलेक्ट्रिक बल्ब्स, या व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी होगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी निकल के आती है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आप टंगस्टन फिलामेंट बल्ब पूरी पूरी रात जलता रहता है लेकिन ये मेल्ट नहीं करता, हीट एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन ये अब होता क्या हमें मालूम है, आप जैसे जैसे हीट एनर्जी किसी को दोगे वो गर्म होकर मेल्ट हो जाता है, लेकिन टंगस्टन फिलामेंट की एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। इतनी जल्दी ये मेल्ट करता ही नहीं है चाहे जितनी मर्जी हीट इसे प्रोवाइड कर दो। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी टंगस्टन फिलामेंट की निकल के आती है, इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, इट हैज हाई फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप उसे जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ दो, ठीक है, वो टूटेगा नहीं। सो इट हैज ए हाई फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी इज इट हैज ए हाई फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है, टंगस्टन फिलामेंट हैज हाई रेजिस्टेंस, टंगस्टन फिलामेंट हैज हाई रेजिस्टेंस। अब याद रखो, बिकॉज ऑफ दिस हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ दिस हाई रेजिस्टेंस दे कंज्यूम लार्ज करंट, इसीलिए हम अब इनका यूज नहीं करते, इसलिए बल्ब्स को यूज नहीं किया जाता घरों में, ठीक है। उन्हें सबसे पहले रिप्लेस किया था ट्यूबलाइट्स ने, ठीक है। अब ट्यूबलाइट्स को भी रिप्लेस कर दिया एलईडीज ने, एलईडी लाइट्स निकल के आनी शुरू हो गई। अब एलईडी लाइट्स का क्या इंपॉर्टेंस निकल के आती है कि एलईडी लाइट्स बहुत कम करंट कंज्यूम करती हैं। सो टंगस्टन फिलामेंट की प्रॉपर्टीज निकल के आती है, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब हाई रेजिस्टेंस है तो मतलब बहुत ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा, ठीक है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी निकल के आती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ो तो हमारे घरों में ना एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स का यूज किया है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लो रेजिस्टेंस है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लो रेजिस्टेंस है। अगर लो रेजिस्टेंस है इट मींस स्मॉल करंट कंज्यूम करेंगे, स्मॉल करंट कंज्यूम करेंगे। अगर स्मॉल करंट कंज्यूम करेंगी तो हमारा उतना ही फायदा निकल के आता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मतलब इनके ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती है, ठीक है। टीचर्स आपका पूछता है इनके ऊपर। ठीक है। देन थर्ड जो एप्लीकेशन मेरी निकल के आ रही है, ठीक है, फ्यूज की निकल के आ रही है। फ्यूज के पीछे कंसेप्ट क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये फ्यूज की वर्किंग का कंसेप्ट है। फ्यूज वर्क ऑन दिस कंसेप्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर फ्यूज काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर फ्यूज काम करता है। ठीक है। अब होता क्या है, अब आप याद रख लो इस बात को, ठीक है। फ्यूज हैज स्मॉल हाई रेजिस्टेंस, small high resistance, then
rest of the wiring of domestic circuit. डोमेस्टिक सर्किट पढ़ा ना हमने पीछे। अब डोमेस्टिक सर्किट में जितनी भी वायरिंग यूज होती है या तो वो एल्यूमिनियम की होगी या तो वो कॉपर की। एल्यूमिनियम और कॉपर की हमें मालूम है रेजिस्टेंस क्या निकल के आती है, कम निकल के आती है। बट जहां जहां फ्यूज यूज किए जाते हैं, अब फ्यूज यूज किया जाता है शॉर्ट सर्किटिंग से बचने के लिए। अब फ्यूज का थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है, हाई। फ्यूज हैज स्मॉल हाई रेजिस्टेंस देन द रेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायर। अब अगर इसका रेजिस्टेंस हाई है, इसकी सेकंड प्रिंट निकल के आती है लो मेल्टिंग पॉइंट। ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर ये हाई रेजिस्टेंस है तो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस होगी ज्यादा, हीट प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा। एरो का अपर डायरेक्शन में साइन में जो डालता है उसका मतलब है हाई। अब अगर उसका लो मेल्टिंग पॉइंट निकल के आ रहा है, इफ इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, तो हीट प्रोड्यूस के कारण ठीक है वो जल्दी मेल्ट कर जाएगा। तो वो क्या कर जाएगा, मेल्ट होकर क्या कर देता है, कनेक्शन। मेल्ट होने के बाद क्या करता है, कनेक्शन ब्रेक कर देता है। ठीक है, इन केस शॉर्ट सर्किटिंग में होता क्या, पीछे से अगर करंट ज्यादा बढ़ जाए तो इंसुलेशन उतर जाती है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की। ठीक है, अगर करंट पीछे से अचानक ज्यादा हो जाए, अब अगर इंसुलेशन उतर जाए तो वो अगर आपस में टच कर जाएंगे तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज उनकी इंसुलेशन ब्रेक मतलब उतरने से पहले ही फ्यूज क्या करता है, फ्यूज हाई रेजिस्टेंस होने के कारण अगर करंट पीछे से बढ़ता है तो फ्यूज का टेम्परेचर एकदम से राइज कर देता है। हीट एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कि फ्यूज का टेम्परेचर एकदम से राइज कर देता है। और फ्यूज का टेम्परेचर जैसे ही राइज करेगा, अब उसकी दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी निकल के आती है कि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। वो साथ के साथ क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। अगर वो मेल्ट कर जाएगा तो करंट आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। और अगर कनेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किटिंग से घर बच जाता है हमारा। तो ये फ्यूज की प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये फ्यूज की। ठीक है, फ्यूज की ये साथ के साथ मैंने प्रॉपर्टीज बता दी हैं क्या है। ठीक है जी, सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये मेरा एंड हो गया अब चैप्टर का। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट मेरा सारा कवर हो गया। मंडे से हमने न्यूमेरिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर